Hi. So this is class number 16 probability और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज हम देखेंगे। ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जनरल स्टडीज पेपर 2 का क्लास है। प्रीलिम्स 2022 कोर्स के अंदर है ये। अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो विजिट दिस वेबसाइट एंड दिस इज सीसेट क्रैश कोर्स। हमने पिछली क्लासेस में बेसिक न्यूमेरेसी के ये सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं संभावना। संभावना क्या है किसी इवेंट के होने का, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो दिस इज प्रोबेबिलिटी, संभावना, चांस। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना के होने की संभावना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। दूसरे शब्दों में, प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कैलकुलेटिंग द लाइकलीहुड ऑफ अ गिवन इवेंट्स ऑकरेंस विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर बिटवीन 1 एंड 0। अब हम यहाँ बात तो मैथमेटिक्स की कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है होने का? प्रोबेबिलिटी अगर 1 है मतलब वो इवेंट सर्टेन है, 100% वो होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज 1। प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब 100% वो नहीं होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज 0। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है। 1 प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी, और 1 से हमेशा कम होती है। इक्वल लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर 0 है मतलब वो इवेंट नहीं होगा, नो। 1 है मतलब वो इवेंट 100% होगा। कल प्रोबेबिलिटी बारिश होने का प्रोबेबिलिटी आया 1, मतलब 100% कल बारिश होने वाली है। 0 मतलब 100% नहीं होने वाली है। तो इसको आसान भाषा में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब हमने इसको मैथ्स में कन्वर्ट किया 1 और 0। ऐसा कैसे? तो मैथ्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। जैसे कल 100 घटनाएं हो सकती है और उसमें से 10 घटनाएं हैं जिसमें बारिश हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई बारिश होने की? 10/100, दैट इज 1/10। देखो ये आया। कल 100 घटनाएं हैं बारिश होने, टोटल 100 इवेंट्स कल हो सकते हैं, एंड आउट ऑफ दैट 100 के 100 इवेंट्स में बारिश हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? फेवरेबल 100, टोटल 100, प्रोबेबिलिटी इज 1, 100% कल बारिश होगी, लाइक दैट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ये कुछ वोकैबुलरी होती है प्रोबेबिलिटी की जो हमें वर्बेटिम पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्शन विच इन विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम उसकी बाउंड्री सेट करते हैं ना। जैसे केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट किया कि ये जार है, ये केमिकल्स हैं, तो वेल डिफाइंड आउटकम्स होता है। एक्शन विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम, तो उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट तब होगा जब हमें पता नहीं है आउटकम क्या होने वाला है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट और अ प्रोसेस फॉर विच द आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, तो वो हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट। Whenever an experiment is conducted a number of times under similar conditions where the result is not certain। जैसे आगे हम अब देखते हैं, डाइस एक टर्म होता है। लूडो खेलते हैं अपन, तो डाइस आपने थ्रो किया, आप सब बार एक ही टाइप से थ्रो करो, बट यू डोंट नो उसमें 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। सो सिमिलर कंडीशन में एक्सपेरिमेंट हुआ बट रिजल्ट सर्टेन नहीं है, तो इसको बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डाई आपने थ्रो किया, व्हेन अ डाई इज थ्रोन इट इज अ ट्रायल, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड रैंडम बिकॉज यू डोंट नो द आउटकम। एक्सपेरिमेंट है, डाई थ्रो किया बट यू डोंट नो द आउटकम, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या होता है? जितनी नंबर ऑफ घटनाएं हो सकती हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, तो उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। Sample space of a experiment is the set of all possible outcomes of that experiment. For example, डाई थ्रो किया, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 4 5 6, बस ये 6 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हुआ सैंपल स्पेस। इवेंट मतलब होता है एक एक्सपेरिमेंट। जैसे एक बार डाई थ्रो किया तो वो एक इवेंट कहलाएगा, 6 बार डाई थ्रो किया तो वो 6 इवेंट्स कहलाएगा।
इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है? जिनकी प्रोबेबिलिटी बराबर है। इवेंट्स मतलब चाहे 1 आए या 2 आए, सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है। इक्वली लाइकली है व्हेन दे हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। डाई थ्रो किया, अब नंबर 1 2 3 हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो डाई है वो टैम्पर्ड नहीं है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? जब आपने जैसे डाई थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं उनको टोटल कर लेंगे तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होगा। जैसे डाई थ्रो किया तो टोटल 6 इवेंट्स आर पॉसिबल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? जैसे आपने पहली बार डाई थ्रो किया, उसमें 1 आया, दूसरी बार डाई थ्रो किया तो वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि पहली डाई में क्या आया था, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। इंक्लूसिव होगा जैसे अपन कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, एक बार एक किंग निकल गया, दूसरी बार अब एक किंग तो कम पड़ गया ना, तो जो सेकंड इवेंट है वो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंडेंट हो गई, तो वो फिर एक्सक्लूसिव नहीं होगी। एक्सक्लूसिव वो होती है occurrence of any one of the events in a trial prevents the occurrence of others, then the events are said to be mutually exclusive events. So ये exclusive होती है। जैसे डाई थ्रो किया, हर बार एक अलग नंबर आएगा, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ये कुछ वोकैबुलरी याद रखनी है प्रोबेबिलिटी में। एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस, इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इक्वली लाइकली एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, एम इवेंट्स फेवरेबल है और टोटल इवेंट्स से ई, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सेम, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल एन ई हुआ, सैंपल स्पेस एन एस टोटल इवेंट्स हुआ, एम अपॉन एन दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, तो बस यही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। बाकी अननेसेसरी डिराइव्ड फॉर्मूले याद नहीं रखने चाहिए। नो द कॉन्सेप्ट, पुट द लॉजिक, सारे सवाल करेक्ट हो जाते हैं विदाउट फॉर्मूलाज। ओके, लेट अस बिगिन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। अगर आपने क्लास अभी ज्वाइन किया है ना, तो आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करो, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड, ये सब क्लास 1 में किया था हमने। तो क्लास 1 2 आप कैरी करो, दिस इज क्लास नंबर 16। ओके, तो देखो टोटल आउटकम कितने होते हैं? डाई थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। फेवरेबल क्या चाहिए? इवन, तो इवन कौन सा है? ये एक इवन हुआ, ये एक इवन हुआ, ये एक इवन हुआ। 1 2 3, 3 इवेंट्स हो गई जो इवन है, जो हमारे काम की है। तो फेवरेबल कितना हुआ? 3। टोटल कितना था? 1 2 3 4 5 6 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? फेवरेबल अपॉन टोटल 1/2। सिंपल। 3 digits are chosen at random from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। एक बार कोई उठा लिया डिजिट तो अब वो दोबारा वापस सैंपल स्पेस में नहीं जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज ऑड? प्रोडक्ट ऑड है। ऑड कब होता है? हमने ये पढ़ा है ना, ऑड इंटू ऑड क्या होता है? 7। जब भी ऐसे याद नहीं हुआ ना तो 2 डिजिट देख लिया करो। जैसे 3 इंटू 5 दोनों ऑड है, क्या आया? 15। जैसे 4 इंटू 5 ये क्या आया? 20। मतलब इवन इंटू ऑड क्या होता है? इवन हो जाता है। ऑड इंटू ऑड, ऑड हो रहा है। ऑड, तो 2 प्रोडक्ट का ऑड है, मतलब 2 ऑड नंबर हमें पिक करने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, 3 नंबर है, 3 नंबर ऑड है, मतलब वो तीनों नंबर हमें ऑड पिक करने हैं, तभी उनका मल्टीप्लीकेशन ऑड होगा। 3 डिजिट्स है, प्रोडक्ट ऑड है, मतलब वो तीनों के तीनों ऑड डिजिट्स होने चाहिए। ऑड डिजिट्स कौन से हैं? 1 3 5 7 9। तो ये 5 ऑड डिजिट्स हो गए। हमको इनमें से चूज करने हैं 3। लास्ट क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा, 5 में से 3 का कॉम्बिनेशन करो, 5C3। तो ये पहला केस आ गया। टोटल डिजिट्स कितने हैं? 9। बट टोटल सैंपल्स की स्पेस कितना हो सकता था? हमको ऑड अगर नहीं चूज करना पड़ता तो हम कोई से भी 3 नंबर चूज कर लेते हैं 9 डिजिट्स में से, तो वो हो जाता है 9C3। कोई भी 3 है, जरूरी नहीं ऑड है या इवन है, कोई भी 3 चूज किए तो ये टोटल एक्सपेरिमेंट्स हो गए, टोटल इवेंट्स हो गए। फेवरेबल होगा जब अपन इवन ऑड चूज करेंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? प्रोबेबिलिटी हुआ फेवरेबल अपॉन टोटल 5C3 अपॉन 9C3। बस कल ही हमने पढ़ा था 5C3 कॉम्बिनेशन है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2, दिस आंसर 5/42। वेरी सिंपल। एक और टर्म होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर ए है तो उसका जस्ट अपोजिट बी हो जाता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट हुआ। प्रोबेबिलिटी अगर होने की ए की 1/3 है
तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल तो 1 होता है, तो 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो complement of an event is A is the set of all outcomes in the sample space that are not included in the outcomes of an event. तो complement of A को हम लिखते हैं A बार के तरीके से। complement जो होता है वो ऑप्टेन होता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही रहेगी। A की प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो उससे 1 से सब्सट्रैक्ट कर दो A की प्रोबेबिलिटी, तो PA बार आ जाता है। सी PA बार इज इक्वल टू 1 माइनस PA, दिस इज 1। जैसे what is the probability of getting an odd number in a throw of die is 1/2। इवन नंबर कितना होगा? 1 माइनस 1/2 दैट इज अगेन 1/2। कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, तो 1 से उसकी प्रोबेबिलिटी सब्सट्रैक्ट कर दो, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी आ जाती है। नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट हुआ तो नहीं हुआ का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? टोटल में से जो हुआ प्रोबेबिलिटी सब्सट्रैक्ट कर दो, दिस इज दैट। अब दो रूल्स होते हैं। एडिशन रूल होता है प्रोबेबिलिटी का, जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। probability that A और B will occur, और लिखा होता है, and when two events A and B are mutually exclusive, the probability that A और B will occur is the sum of the probability of each event। जैसे दो events mutually exclusive है, एक दूसरे पे dependent नहीं है, तो probability क्या होगी कि या तो A हुआ या B हुआ, दोनों को ऐड कर दो, that will be the probability। तो यहाँ और होता है, और मतलब हमने पहले भी पढ़ा था एडिशन। सी इसका साइन ऐसा होता है, और ये साइन होता है एंड का, तो दिस इज और। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये याद रखना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए हुआ है तो बी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पी ए और बी। सिमिलरली टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी विल अकर क्या होगा? पी ए और बी क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। अगर नॉन म्यूचुअली है, नॉन म्यूचुअली मतलब कुछ ऐसा होगा जिसमें दोनों डिपेंडेंसी आ गई होगी, तो वो केस हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस टोटल से। तो पी ए और बी हो जाएगा पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सब्सट्रैक्ट जब दोनों हुआ था, तो पी ए एंड बी। तो नॉन म्यूचुअली जब दिया हुआ है तो एडिशन वाला जो पी एंड बी है हटाना है, नहीं दिया है तो सिंपली आप दोनों को ऐड कर दो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक टर्म आता है ऑड्स ऑफ एन इवेंट। क्या है? सपोज देर आर m आउटकम्स फेवरेबल टू अ सर्टेन इवेंट। फेवरेबल आउटकम m है, n आउटकम अनफेवरेबल है, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट क्या होगा? m अपॉन n। ऑड्स इन फेवर लिखा है, ऑड्स इन फेवर लिखा है, मतलब फेवर कितने हैं? m, अनफेवरेबल कितने हैं? n, तो ऑड्स इन फेवर होगा m अपॉन n। ऑड्स इन फेवर क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, m अपॉन n। तो हम जैसे बोलते हैं ना, ऑड्स क्या है, ऑड्स इन फेवर क्या है, मतलब कितना पर कितनी इवेंट्स में हो रहा है अपॉन कितनी इवेंट्स में नहीं हो रहा है, तो वो ऑड्स इन फेवर हो गया। ऑड्स अगेंस्ट लिखा हुआ है तो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल कर देते हैं। सी फेवर लिखा है तो फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ऑड्स अगेंस्ट लिखा है तो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। बस ये थोड़ा सा याद रखना है कि क्या लिखा है, ऑड्स इन फेवर है या ऑड्स अगेंस्ट है। बाकी ये तो हमें पता है ये फेवरेबल इवेंट क्या होती है, अनफेवरेबल क्या है, उसी के हिसाब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होगा। अब पूछा जाता है पॉसिबिलिटी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो फेवरेबल जैसे क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या होगा? फेवरेबल था m, m क्या था? फेवरेबल आउटकम m, और टोटल आउटकम कितने थे? m प्लस n, तो m अपॉन m प्लस n। अगेंस्ट में क्या होगा? n था अनफेवरेबल, तो n अपॉन m प्लस। सिंपल, वेरी इजी। सो ये ऑड्स का फंडा होता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है, ऑड्स इन फेवर ये दिया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये बताया गया है फेवरेबल आउटकम अपॉन अनफेवरेबल आउटकम का रेशियो। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में होती है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी सब्सट्रैक्ट कर दो। प्रोबेबिलिटी 1 है तो सर्टेन इवेंट है, प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो इवेंट नहीं होने वाली है। अब हम आते हैं कुछ और एप्लीकेशंस में। प्राइमरली दो चीज देखते हैं, एक तो कार्ड्स और दूसरा डाई। देखो कार्ड्स जो होते हैं, पत्ते जिसे बोलते हैं, ये 52 होते हैं, 52 होते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। रेड कार्ड होता है और ब्लैक कार्ड होता है। देखो उसमें ऐसे साइन होता है, सबको पता होगा ये, पर फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये क्लब होता है, ये हार्ट होता है, ये स्पेड होता है, ये डायमंड होता है। सी शेप डायमंड है, ये स्पेड का है, ये क्लब है, ये हार्ट है। ओके, तो 2 रेड हो गए और 2 ब्लैक हो गए, ऐसे करके 4 कैटेगरी के हो जाते हैं। तो पैक ऑफ कार्ड्स में 52 होते हैं, 4 कैटेगरी हो रहे हैं, आधे आधे करो, 26 रेड हुए, 26 ब्लैक हुए। अब
रेड में भी डायमंड और हार्ट होता है, ब्लैक में स्पेड और क्लब होता है। सी, स्पेड और क्लब होता है, डायमंड और हार्ट होता है, बस इतना याद रखना है, बाकी इट इज वेरी इजी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स मे बी ईदर क्वीन और एस। एक कार्ड निकाला, पत्ता निकाला, वो क्वीन है या एस है, कैसे पता लगाए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस देख लेते हैं। क्वीन कितनी होती है? 52 में से 4 क्वीन होती है। एस कितना होता है? 52 में से 4 एस होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितनी हो गई? 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना हुआ? 4/52। ए यूनियन बी करो तो दिस इज दैट। तो ये यहां पे आ गया, दिस इज दैट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 2/13 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहां क्या लिखा था? ईदर अ क्वीन और एन एस, ईदर अ क्वीन और एन एस। तो दिस इज दैट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये इवेंट्स, तो इसमें यूनियन का चक्कर नहीं है, सीधा पी ए प्लस पी बी लिख दो, दैट इज दिस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता तो माइनस पी ए एंड बी हमें करना पड़ता। ओके, इधर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स होती है। 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट है जब एक होने में दूसरे होने में कोई लिंक नहीं है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट डिपेंड और अफेक्ट द हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ एनी अदर इवेंट, तो वो हो गई इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट। अगर एक दूसरे को डिपेंड हो रहा है तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे कि E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 क्या होगा? सिंपली दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब ये हो रहा है तो कोई इस पे कोई फर्क नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंटली हो रही है चीजें। सपोज कार्ड ड्रॉन किया पैक ऑफ कार्ड से और उसको वापस आपने डाल दिया उसमें, इवेंट वापस पहले जैसी हो गई, 5 से 52 कार्ड्स हो गए। अगली बार फिर एक नया पत्ता निकालो, तो वो पहला कौन सा पत्ता आया था उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो रिजल्ट ऑफ द सेकंड ड्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट ड्रॉन। फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस, तब फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा। सपोज आपने एक बार कार्ड निकाला, उससे एक हार्ट निकाल लिया, हार्ट आपने निकाल लिया तो अब हार्ट के कार्ड्स कम हो गए, अब 12 ही कार्ड्स बचेंगे। तो नेक्स्ट जो इवेंट होगा वो 12 ही इसका सैंपल स्पेस बचेगा, तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। बट आपने कार्ड निकाला, वापस रख दिया, तो जो अगला इवेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। कॉन्सेप्ट समझना है। इंडिपेंडेंट में क्या होता है? सीधा दोनों का प्रोडक्ट कर दो, प्रोबेबिलिटी का टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। सिंपल इवेंट्स क्या होती है? इवेंट विच कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट इन अ ट्रायल इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे डाई थ्रो किया 1 2 3, ये एक सिंपल इवेंट है। कंपाउंड इवेंट क्या होती है? वो रिलेशन में होती है। 2 और मोर इवेंट्स है इन रिलेशन विद अदर। कंपाउंड इवेंट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिंपल इवेंट्स। इसको आगे एग्जांपल में बताता हूँ। कंडीशनल इवेंट क्या होती है? कंडीशंस अप्लाइड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन समथिंग एल्स। Even in E2 are events of sample space S. E2 occurs of the occurrence of E1. Then the event E2 जो है after the event E1 is called conditional event of E2. तो इसको कैसे लिखा जाता है? E2 upon E1, मतलब E2 कंडीशन है E1 पे। इसका भी एक एग्जाम्पल आगे मैं बताता हूँ। तो ये कंडीशन पे अप्लाइड है, सिंपल नहीं है। बाकी अगर ऐसा सवाल दिया हुआ है कि कॉइन थ्रो किया, अब कॉइन कैसा होता है? उसमें या तो हेड्स होता है या टेल होता है, तो 2 ही ऑप्शन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन टॉसिंग अ कॉइन कितना होगा? 2 to the power n, बिकॉज हर बार 2 ऑप्शन है, अगली बार भी 2 फिर 2 फिर 2, तो 2 to the power n, 2 to the power n। डाई थ्रो किया तो हर बार 6 ऑप्शन है, तो जितने बार डाई थ्रो करोगे उतने बार अपने ऑप्शन आएंगे, तो 6 to the power n। ओके, अब देखो 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, 5 करस्पॉन्डिंगली एड्रेस्ड एनवलप है। 6 लेटर और 6 एड्रेस दिए हुए एनवलप के। If the letters are randomly put in the envelope, then what is the probability exactly 5 letters go into the correctly addressed envelope? See, if the letters are randomly put in the envelope, what is the probability exactly 5 letters go into the correctly addressed envelope? 5 letters correctly addressed envelope में गए हैं, exactly 5। तो देखो अगर 6 लेटर है, 6 एनवलप है, 6 एनवलप में से 5 एनवलप यूज कर दिए और 5 लेटर वहां आपने भेज दिए। अब आपके पास एक ही लेटर बचा है और एक ही एनवलप बचा है। अगर ये 5 करेक्ट है तो 6th भी तो करेक्ट होगा ही ना। और यहाँ क्या लिखा था? एग्जैक्टली 5 हो, एग्जैक्टली 5 हो, 5 से ज्यादा नहीं हो, तो ये तो प्रोबेबिलिटी 0 है, बिकॉज 5 से ज्यादा ही होगा, 6 के 6 जाएंगे। अगर 5 करेक्ट बैठे तो 6th भी करेक्ट बैठेगा, सो 6 होगा उसका आंसर। तो प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं होगा, ये इवेंट नहीं होगा तो 0 हो गया।
अब जैसे ये देखा था ना, कंडीशनल इवेंट देखा था, इसका अब कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बताता हूँ। देखो दो इवेंट है, एक E1 है, एक E2 है, सैंपल स्पेस S है, टोटल इतनी इवेंट्स पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इवेंट 1 तो होगी, ऐसा नहीं है कि वो हो ही नहीं रहा है, इवेंट तो होगा, E1 होगा, तो E2 जो होगा वो आफ्टर E1 होगा, तो वो होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी E2, E1 पहले हुआ तो इसको बेस में लिखो, E1 नीचे लिखो, E2 ऊपर लिखो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? E2 होने का बेस्ड अपॉन E1, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P E2 एंड E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, नंबर ऑफ इवेंट्स E1 एंड E2 के अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ E1, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल से आगे देखते हैं। बिफोर दैट, A एंड B दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, मतलब इसके अलावा और कोई इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब दोनों अलग अलग है, ओवरलैप नहीं है। एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, तो दोनों को ऐड कर दो तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही आएगी। गेटिंग एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होगा? अगेन 1 हो जाएगा दोनों का, बिकॉज ऑड की प्रोबेबिलिटी हाफ, इवन की हाफ, दोनों एक्सक्लूसिव है, दोनों एग्जॉस्टिव है, तो टोटल इज 1। दो इवेंट है E एंड F, E माइनस F लिखना है तो कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी E की माइनस टोटल समेशन ऑफ E एंड F, प्रोबेबिलिटी E माइनस प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F। अगर ऐसा दिया हुआ है, आपको बार दिया है, तो अभी हमने देखा था ना, बार मतलब हम उसका कॉम्प्लीमेंट, वो नहीं है प्रोबेबिलिटी, तो E बार एंड F बार दिया है तो ये हो जाएगा E यूनियन F का टोटल बार, नीदर E नॉर F, दोनों इवेंट नहीं होगी। अगर ऐसे यूनियन दिया हुआ है तो एटलीस्ट 1 इवेंट होगा EFG का। ये चीजें भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ज्यादातर सवाल जो होते हैं ना इसके, वो सीधा सीधा प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, बेसिक चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज डाई, व्हाट इज कार्ड एटसेट्रा, और आपका सवाल हो जाएगा। लॉजिक बिल्कुल सिंपल रखना है। टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट्स ऑल। जैसे इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, पेयर लिखा हुआ है इसलिए इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश अच्छा होगा तो प्रश्न समझ में आएगा। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस को थ्रो किया साइमल्टेनियसली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ऑब्टेन 9। अब ऐसा करो कि दोनों डाइस को थ्रो किया और प्रोबेबिलिटी दोनों के सम की 9 आ जाए। एंड व्हेन देयर इज एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहली बार डाई फेंक किया, पहली डाई में ऑड नंबर आएगा और सेकंड डाई में ऐसा नंबर आएगा कि दोनों का सम 9 हो जाए, ऐसा हमें पता लगाना है। तो कैसे करें? एक इवेंट ले लेते हैं कि जब सम 9 है, ये कंडीशनल होगा क्योंकि पहले इवेंट में फर्स्ट डाई जो था वो ऑड था। तो एक इवेंट लेते हैं जिसका सम 9 है, बी लेते हैं, ऑड नंबर आया है फर्स्ट डाई में। तो अब ए कैसे कैसे हो सकता है? सम 9 है और अपने पास डाई के नंबर क्या होते हैं? 1 2 3। देखो डाई ऐसा होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज डाई, ये डाई है, 2 है तो डाइस प्लूरल हो गया। 6 आउटकम होते हैं, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ऐसे 6 आउटकम्स होते हैं डाई के। अब देखो 6 है, 2 डाई का कॉम्बिनेशन 9 रखना है। 9 कॉम्बिनेशन कैसे आएगा? या तो 3 और 6 लाओ, या 4 और 5 लाओ, या 5 और 4 लाओ, या 6 या 3 लाओ। ये पॉसिबिलिटी है 9 लाने की। बट यह लिखा है फर्स्ट डाई में ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा मतलब ये गया और ये भी गया, बिकॉज ऑड नंबर होगा, 3 6 या 5 4 ही आना चाहिए। अब बी जो है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट साइड है, पहली डाई थ्रो किया तो उसमें ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर आएगा तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? पहले में ऑड नंबर आया तो पहले में क्या क्या आ सकता है? 1 है ना, 1, फिर 3, फिर 5, 1 3 5, और जो सेकंड है डिजिट वो ऐसा आना चाहिए कि वो जो टोटल है वो होना चाहिए आपका सम इज इक्वल टू 9, तो वो फेवरेबल होगा। बट टोटल आउटकम कितना होगा? 1 पहली डाई में आया, दूसरी डाई में 3 आया, या 5 आया। ये 3 आउटकम पहली डाइस के। दूसरी डाइस में टोटल एग्जॉस्टिव हम देख ले, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगा। 6 इंटू 3 मतलब 18 टोटल सैंपल स्पेस है। और हमारे काम का वो फेवरेबल इवेंट है जब सम 9 है। तो सम कब 9 होगा? या तो 1 और 5 हो जाए, नहीं, सम 9 कब होगा? जब या तो 3 और 6 हो जाए, 3 और 6 हो जाए, या फिर 5 और 4 हो जाए। पहले में 5 दूसरे में 4, पहले में 3 दूसरे में 6, ये 2 ही काम के हैं हमारे टोटल में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 2 काम के हैं, टोटल 18 है, तो 1/9 इज द आंसर। ओके,
इस तरीके से देखना है। देखो कोई लॉजिक नहीं लगा, बस प्रश्न को समझना है, फॉर्मूला नहीं लगा, केवल लॉजिक से सॉल्व होगा। पेयर ऑफ डाइस है, मतलब 2 डाई ऐसे थ्रो किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सम 9 आना चाहिए। देयर इज एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो पहली डाई पे ऑड नंबर आएगा, दूसरी डाई पे ऐसा कौन सा नंबर आए कि टोटल 9 हो जाए, तो वो फेवरेबल हो जाएगा। तो फेवरेबल केस केवल 2 आए, टोटल केस आए 18, तो 1/9 इज द प्रोबेबिलिटी। सिंपल। Rakesh and Kisan appear for an interview for 2 vacancies. Probability of Rakesh selection is 1/3 and Kisan selection is 1/5. Then find the probability that only one of them is selected. कोई एक ही select होगा। तो अब देखो, राकेश का सिलेक्शन होता है, किसान का नहीं होता है, पहला केस। राकेश का सिलेक्शन नहीं होता है, किसान का सिलेक्शन हो जाता है, दूसरा केस। तो फेवरेबल इवेंट्स कैसे बने? ए का सिलेक्शन हुआ एंड साथ ही साथ नॉट बी हुआ, ए का हुआ साथ ही साथ नॉट बी हुआ, और प्लस करेंगे बी का हुआ एंड नॉट ए का हुआ, तो दिस विल बी द वे। तो क्या हुआ? पी ए डॉट पी बी बार, पी बी डॉट पी ए बार। बी बार क्यों लगाया? बी बार मतलब नॉट हैपनिंग ए, बी नहीं हुआ, नॉट हैपनिंग बी। ए बार लिखा मतलब नॉट हैपनिंग ए। डॉट क्यों लगाया? मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एंड लिखा था, और लिखा इसलिए प्लस कर दिया। तो मैथ्स में कैसे लिखा? पी ए डॉट पी बी बार प्लस पी बी डॉट पी ए बार। सिंपल। अब यहाँ पे बहुत ईजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग किसान कितना हुआ? हैपनिंग 1/5 था, तो नॉट हैपनिंग 1 - 1/5 ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब किसान 1/5 है, राकेश का नॉट हैपनिंग 1 - 1/3, तो बस सॉल्व कर दो 2/5। सिंपल। कॉन्सेप्ट हमेशा समझना है, आराम से पढ़ना है, गलती नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी में कोई मिस्टेक नहीं होगा। इसके मैं और सवाल अभी दूंगा, उसको आप लगाना अच्छे से, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू आरसी। आरसी भी बहुत इजी होता है, कुछ याद नहीं रखना है, बस जो पढ़ा है प्रेजेंस ऑफ माइंड से धीरे धीरे उस पूरे पैसेज को आप पढ़ो। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर पुअर, barely 10% employed in the organized sector। पहला स्टेटमेंट हुआ, सेंटेंस हुआ। We are being convinced that vigorous economic growth is generating substantial employment। हमको ये बताया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट बन रहा है, बट दिस इज नॉट सो, ऐसा है नहीं। Whenever economy was growing at 3% per year, employment in the organized sector was growing at 2% per year। मतलब इकोनॉमी 3 से बढ़ रही है और ऑर्गेनाइज में एम्प्लॉयमेंट 2 से बढ़ रहा है, 1% का लॉस। As the economy began to grow at 7-8% per year, the rate of growth of employment in the organized sector actually declined to 1% per year। Now this is a cause of worry। इकोनॉमी बढ़ी 7-8% से, बट जो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट था ऑर्गेनाइज में वो एक्चुअली डिक्लाइन हो गया। ये एक पैसेज है। द अबव पैसेज सीम्स टू इम्प्लाई दैट, क्या बताना चाहता है? मोस्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कई बार फ्रूट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। जैसे टेक्नोलॉजी में एक ही कंपनी है टेक्नोलॉजी की, वो $1 बिलियन का प्रॉफिट ले आई, तो ओवरऑल नंबर तो अप हो जाएगा, बट बाकी सब तो नुकसान में। दैट इज वाई कोविड-19 के बाद हमने के शेप्ड रिकवरी देखा था। तो एक ये इम्प्लाई कर रहा है क्या? मच ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी डज नॉट नर्चर सफिशिएंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लेबर इंटेंसिव नेचुरल रिसोर्स बेस्ड लाइवलीहुड। अब यहाँ मच लिखा है, एब्सोल्यूट नहीं बोला। मच ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी डज नॉट नर्चर सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब लेबर इंटेंसिव नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड लाइवलीहुड नहीं है, मतलब नंबर्स आ रहे हैं बट वो बहुत डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है वेल्थ। सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव। लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज नॉट विलिंग टू एंटर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब इसमें से करेक्ट क्या है? तो देखो, जो चौथा स्टेटमेंट है वो तो वैसे भी गलत है। ऐसा कभी होगा कि लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज नॉट विलिंग टू एंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर? कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, उसको बढ़िया पेंशंस होगा, रूल्स हो गए, सारी चीजें होगा, तो वो तो आना चाहेगा ना। तो फोर्थ तो होगा नहीं। ये इस तरीके के मैं डिफरेंट पैसेजेस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज पैसेजेस में भी कोई एक रूल नहीं होता है कि सब चीजें ऐसे ही होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड से लगा है। अब इस पैसेज में ना थोड़ा हमें अपनी खुद की नॉलेज भी होना चाहिए, खुद से भी पता होना चाहिए चीजें कैसे चल रही है। तो ये एक चीज है। अब ये जैसे है टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस का, तो फोर्थ तो होगा नहीं। अब जो चीज अगर नहीं होगी जिस पे आप श्योर हो ना, सबसे पहले वो ऑप्शन हटाना चाहिए, तो इससे इजी हो जाता है। 4 श्योर है ये नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। 1 और 2 यहाँ पर भी है, 1 और 2 यहाँ पर भी है। अब देखो काम कितना आसान हो गया। 1 और 2 हमको सोचना भी नहीं है, हमको 3 के बेसिस पे बताना है बस। 4 हमने गलत बताया, ऑप्शन गॉन। 1 और 2 इधर भी है, 1 और 2 इधर भी है, मतलब ये दोनों सही है।
3 के बेसिस पे हमें आंसर करना है विच इज द राइट ऑप्शन। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये चीज समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया तो जवाब आ जाएगा। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, एलिमिनेट करना, टेक्निक लगाना, ये चीजें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएगी, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। अब देखो, सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सर्विस सेक्टर लेबर इंटेंसिव नहीं है, जबकि सर्विस सेक्टर बहुत लेबर इंटेंसिव है इंडिया का, तो ये गलत है। तो पहला जो है वो इम्प्लाई केवल 1 और 2 कर रहा है, दिस एंड दिस इज द आंसर, ये दोनों 3 एंड 4 नहीं। ओके, तो ये आरसी था और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेट्स एंड फंक्शंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।